Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक को अंडरस्टैंड किया। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि वो कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक में हमें इंपॉर्टेंट और ख्याल रखना है उसका। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम आज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक को अंडरस्टैंड करेंगे। यहां सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि ये जो एक्स बार है दिस इज एक्चुअली स्टैटिस्टिक। ये वही स्टैटिस्टिक है जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास यहां पर मीन भी हो सकता है, यहां प्रोपोर्शन भी हो सकता है और वेरिएंस भी हो सकता है। ठीक है, सो आज हम स्टडी कर रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, यानी एक्स बार की वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे सैंपल से और वहां से हम जनरेट करेंगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को और फिर कुछ रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट n is equals to 5, 8, 10, 13 and 16। ये हमारे पास पॉपुलेशन के कुछ नंबर्स हैं और सैंपल साइज हमारे पास स्मॉल n 2 है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का आएगा आपको कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल samples of size 2 with replacement and make sampling distribution of एक्स बार, जिसको हमने सैंपल मीन कहा है। हेंस वेरीफाई द रिजल्ट्स। कौन से रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है? नंबर 1, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, and the second one sigma square x bar is equals to sigma square over n। so ये दो रिजल्ट्स आपने वेरीफाई करना है। ठीक है जी। अब इसमें कुछ चीजें हैं स्टेटमेंट के अंदर जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी है, क्लियर करनी है कि ये साइज 2 का मतलब ये है कि आपके पास स्मॉल n की वैल्यू 2 है, क्योंकि सैंपल साइज की जब भी बात होगी सैंपल ऑफ साइज 2 मतलब यह है कि हर सैंपल के अंदर 2 वैल्यूज होंगी। उसके बाद आपने ये जजमेंट करनी है कि आपकी टेक्निक कौन सी है, विद रिप्लेसमेंट टेक्निक है या विदाउट रिप्लेसमेंट टेक्निक है। ठीक है जी। और उसके बाद आपने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज की बनानी है वो भी आपके माइंड के अंदर, यानी स्टैटिस्टिक कौन सा है, क्या वो मीन है, क्या वो वेरिएंस है या वो सैंपल प्रोपोर्शन है। सो इसलिए यहां पर हमने यहां पे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है कि एक्स बार इज द सैंपल मीन, यानी जो सैंपल मीन्स बनेंगे उसकी आपने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करनी है और उसी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करने के बाद आपने ये रिजल्ट्स जो हैं वो वेरीफाई कर देना है। ठीक है। अब ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस हो चुका हुआ है, व्हाट इज म्यू एक्स बार, व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर, व्हाट इज म्यू। ऑलरेडी आपने कुछ चीजों को इससे पहले भी पढ़ा हुआ है और कुछ चीजें इसमें से लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुकी हुई है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इसको प्रूव करेंगे कि किस तरह हमारी ये कैलकुलेशन जो है वो एक दूसरे को हेल्प करती हैं और एक दूसरे को वेरीफाई करती हैं। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अब सोल्यूशन में कुछ स्ट्रक्चर है, माइंड के अंदर रखना आपने, कोई पैटर्न है। अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले लिखना है कैपिटल N, जो कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है 5, 8, 10, 13 और 16। ठीक है, यानी 5 मेंबर्स हैं
देन आपको देखना है कि स्मॉल n क्या है, दिस इज 2। ये आपका पहला स्टेप हुआ कि आपने ये जस्टिफाई कर लिया, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कैपिटल N यानी पॉपुलेशन के पास कितने मेंबर्स हैं और आपके पास सैंपल साइज, हर सैंपल के अंदर कितने एलिमेंट्स होना जरूरी है, और ये हर चीज क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है कि टोटल सैंपल्स कितने बनेंगे। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल सैंपल्स इन केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट टेक्निक, ये जो विद रिप्लेसमेंट है इसके हवाले से जब हम देखते हैं तो उसका फॉर्मूला है कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n। अब कैपिटल N क्या चीज है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं आपके पास पॉपुलेशन में, सैंपल साइज 2 है, इसका मतलब है 25 टोटल सैंपल्स बनेंगे। यानी एक पॉपुलेशन जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और सैंपल साइज 2 का है, तो फिर आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो 25 जनरेट होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने सैंपल्स को जनरेट करते हैं और फिर आगे फर्दर इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। अब हम सैंपल्स को जनरेट करेंगे और उसके लिए ट्री डायग्राम बनाएंगे। देखिए हम ऑलरेडी इस टेक्निक को भी अंडरस्टैंड कर चुके हुए कि सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट किस तरह बनेंगे, सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट किस तरह बनेंगे। अब चूंकि एक पूरा प्रेस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर को हम यहां पर डिस्कस करते हुए कंप्लीट प्रोसीजर को यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्री डायग्राम बनाएंगे ताकि हम सैंपल्स को जनरेट कर सके। हमारे पास है जी फर्स्ट पोजीशन के लिए 5 8, उसके बाद है जी 10, देन है 13 और उसके बाद है 16। ये वो 5 एलिमेंट्स हैं जो फर्स्ट पोजीशन के तौर पर सैंपल में एग्जिस्ट करेंगे। और उसके बाद सेकंड जो आपकी प्लेस है उसके लिए मेरे पास जो ऑप्शंस एग्जिस्ट करेंगी वो कौन कौन सी होंगी वो आपने गौर से देखनी है। वो भी यही होंगी 5 8 10 13 और 16। यानी आपने ये क्लियरली माइंड के अंदर रखना है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट केस है तो विद रिप्लेसमेंट में पॉपुलेशन आपकी पूरी की पूरी एग्जिस्ट कर रही होती है, इसलिए हम उसको वहां से कंप्लीट कर लेंगे, यानी 5 के बाद हमारे पास सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास 8 और 8 के लिए भी उसी तरह ही होगा कि 5 होगा 8 10 13 और 16। सेम is the process with 10, यानी 5 8 10 13 and 16. Then for 13 5 8 10 13 and 16. And now for the last population number 16, इसके लिए भी हम ट्री बनाएंगे 5 8 10 13 एंड 16। इस तरह आपको ये क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि टोटल सैंपल्स जब जनरेट होंगे तो किस तरह उनकी पोजीशंस यहां पर आपको नजर आएंगी। 5 5 फर्स्ट सैंपल, 5 8 सेकंड सैंपल, 5 10 5 13 5 16, देन 8 5 8 8 8 10 8 13 8 16 एंड सो ऑन। ये प्रोसेस जो है वो मूव करेगा। ठीक है जी, अब यहां पर हम टेबल जनरेट करेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर आएगा, उसके बाद सैंपल और फिर सैंपल का मीन जिसको हमने x बार कहा है। जरा गौर कीजिए आपने अपना प्रोसेस किस तरह कंप्लीट करना है। सो सीरियल नंबर में ऑब्वियसली हम नंबर्स डालेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास, चूंकि यहां पर
13 तक आया है, इसलिए मैं इसकी पार्टीशन कर रहा हूं यहां पर ताकि आपका टेबल यहां कंप्लीट हो सके। यहां अगेन हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे। अगर आपके पास पेज में स्पेस अवेलेबल है तो आप यहां से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। सो 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25, ठीक है जी। उसके बाद सैंपल्स हम लिखेंगे। सैंपल्स देखिए 5, 5, 5, 8, 5, 10, 5, 13 एंड 5, 16। ये मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा, आप लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। 5, 5, 5, 8, 5, 10, 5, 13 एंड 5, 16, ठीक हो गया। फिर इसी तरह नंबर 6 सैंपल जो है वो यहां से जनरेट होगा 8, 5, देन 8, 8, फिर उसके बाद 8, 10, देन 8, 13, 8, 16, ठीक है। देन 11th सैंपल 10 से जनरेट होगा 10, 5, फिर उसके बाद 10, 8, 10, 10 एंड 10, 13, ठीक है। ये 10, 13 यहां पर कंप्लीट हो गया। अब 10, 16 जो है वो हम नेक्स्ट आगे लिखेंगे। 10, 16 इस तरह ये 10 से कंप्लीट हो गया। देन 13 से स्टार्ट करेंगे। 13, 5, 13, 8, 13, 10, 13, 5, 13, 8, 13, 10, 13, 13 एंड 13, 16, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपकी बारी 16 से। 16, 5, 16, 8, 16, 10 एंड सो ऑन। 16, 5, 16, 8, 16, 10, 16, 10 के बाद है जी 13 एंड 16, 16। इस तरह 25 सैंपल्स ऑफ साइज 2 आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपने हर सैंपल के लिए मीन कैलकुलेट करना है, यानी एक्स बार की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये एक्स बार वही है जो सिग्मा एक्स ओवर एन, यानी सिंपल जो आपका मीन का फॉर्मूला है उसके थ्रू आप इसको कैलकुलेट करेंगे। यानी अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 वैल्यूज है, ठीक है जी। सो 5 + 5 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, ऑल्सो आंसर क्या हो जाएगा इसका इज 5। देन 5 + 8 13, 13 डिवाइडेड बाई 2 इज 6.5। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से ही आप लोगों को कहता हूं कि जितनी ऑरल कैलकुलेशंस आप अच्छे तरीके से कर सकें आपको करनी चाहिए ताकि आपका टाइम सेफ हो जाए। सो 5 + 10 15 डिवाइडेड बाई 2 इज 7.5। 5 + 13 18 और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 + 6 16 21, it is 10.5, then 13 6.5 16 8 18 9 21 10.5, it is 8 + 16 is 24, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 10 + 5 15 7.5, देन उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी 10 + 8 19 18, उसका 9 बन जाएगा, 20 का 10 हो जाएगा और फिर 23 इज 11.5। नेक्स्ट आगे चलिए। 10 + 16 इज 26, तो इसका मीन यानी एक्स बार
क्या बनेगा 13। सो आगे 13 + 5 18, सो ये 9 बन जाएगा, इस 21, 11.5, 23। अच्छा जी, अब यहां पे ख्याल रखना आपने, बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन देखनी है। 13 + 8, it is not 11.5, it is 21 divided by 2, it is 10.5. So 10 + 13 is 23, this is 11.5. So 13 + 13 26, it is 13. Then 13 + 16, it is 29, it is 14.5. 16 + 5 is 21, 21 again it is 10.5, it is 24, it is 12, 26, 13, 16 + 13 is 29, 14.5 and then it is 16. तो देखिए आपने सैंपल्स को कंप्लीट कर लिया और सैंपल से मीन्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और इन मीन्स को यूज करके क्या बनाएंगे, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट करते हैं। जी अब नेक्स्ट हमने बनानी है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ये वही सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स बार की जो एक्स बार आपने हर सैंपल से कैलकुलेट किया है। यहां मैंने बोर्ड पर अलग से आपको ये वैल्यूज कुछ लिख दी हैं, ये सारी की सारी वही वैल्यूज हैं जो आपने हर सैंपल से कैलकुलेट की हुई है। यानी फर्स्ट सैंपल की वैल्यू एक्स बार की 5 थी, सेकंड एक्स बार की वैल्यू 6.5 थी, थर्ड सैंपल की वैल्यू 7.5 थी और फोर्थ सैंपल की 9 थी एंड सो ऑन। इस तरह हर सैंपल के लिए जो मीन कैलकुलेट किया था आपने वो मैंने यहां पर लिख दिया। अब आपने किस तरह सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार जनरेट करनी है वो आप प्रोसीजर देखेंगे कि आप एक टेबल जनरेट करेंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम एक्स बार का होगा, ठीक है, दूसरा कॉलम टैली बार्स का होगा, फिर इन्हीं टैली बार्स को काउंट करने के बाद आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे एंड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। क्योंकि एक्चुअली हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक। यानी जो स्टैटिस्टिक आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वही उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाती है। सो यहां पर आपने याद रखना है कि एक्स बार की वैल्यूज आपने 1 by 1 यहां पर पुटअप करनी है और उसके अगेंस्ट आपने फ्रीक्वेंसी पुटअप करके उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। अब देखिए एक्स बार की वैल्यूज को आप सीक्वेंस में लिखेंगे, जैसे आप जनरल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करते हैं वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर भी आप बनाएंगे। यानी एक्स बार की जो फर्स्ट वैल्यू है वो 5 है, यहां से देखिए नेक्स्ट वैल्यू देखिए 5 के बाद अगर पूरे डेटा में 5.5 अवेलेबल है तो आपने यहां उसको पुटअप करना है, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट वैल्यू आप देखेंगे 6 भी पूरे डेटा में हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट वैल्यू है 6.5, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखना है 6.5 के बाद 7 अवेलेबल है डेटा में तो लिख दें, अदरवाइज उससे नेक्स्ट वैल्यू 7.5 जो कि मुझे नजर आ रही है यहां पर अवेलेबल है। 7.5 के बाद जो बारी है वो है 8 की। देखिए 8 आपके पास यहां पर अवेलेबल है, सो इसलिए 8 को भी एक दफा आप लाजमी लिखेंगे। 8 के बाद बारी है 8.5। पूरे डेटा को अच्छे तरीके से आपने चेक करना है कि 8.5 यहां पर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 9 के बाद 10, क्योंकि 9.5 जो है वो हमारे पास यहां पर अवेलेबल नहीं था, अगर आप गौर से देखिए तो उसके बाद 10 आप इसको काउंट करेंगे, 10 ये आपके पास एक वैल्यू नजर आ रही है तो इसलिए हमने यहां पर 10 पुटअप किया है, देन 10.5, ठीक है जी। और 10.5 के बाद बारी है 11 और डेटा में अगर देखें तो 11 नहीं है तो फिर 11.5 और 11.5 को आप 1 by 1 ऐसे वेरीफाई करते हुए जाएंगे और 11.5 आपकी नेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है जी। 11.5 के बाद आप देखेंगे 12 को, वो यहां अवेलेबल है और 12 के बाद
12.5, देखिए 12.5 डेटा में अवेलेबल नहीं है। सो इसका मतलब है 12.5 यहां पर नहीं लिखा जाएगा। ये बात है समझने वाली जो मैंने आपको यहां पर बताई है कि ये ऐसा नहीं है कि आपके अगर आपको पैटर्न नजर आ गया है कि 0.5 का डिस्टेंस जनरेट हो रहा है तो 5 के बाद 5.5 होगा, 5.5 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 6.5। नो, आपको वो वैल्यूज लिखनी है जो डेटा में अवेलेबल है। सो देखिए यहां पर मैंने 12.5 लिखा था लेकिन एक्चुअली 12.5 वहां डेटा में अवेलेबल नहीं है। ये कौन सा डेटा है, याद रखना है, ये एक्स बार का डेटा है जो आपने सैंपल से एक्स बार कैलकुलेट किया हुआ है। अब 12 के बाद 12.5 अवेलेबल नहीं है तो 13 आपको नजर आ रहा है, एंड 13 के बाद है जी बारी 13.5। तो देखिए गौर से, आपके पास डेटा में 13.5 भी नहीं है तो आप 14 लिखेंगे, और 14 भी आपके पास नहीं है। सो 14 के बाद बारी है 14.5 की, और फाइनली फिर 15 आप देखेंगे, 15 भी अवेलेबल नहीं है, 15.5 भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसके बाद फाइनल लास्ट जो वैल्यू है वो है 16। सो आपने क्या किया कि जितने भी एक्स बार की वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली हैं वो सारी की सारी वैल्यूज आपने एक दफा यहां पर पुट अप कर दी हैं। अब आप टेली बार्स लगाएंगे और अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट करेंगे। 5 वन टाइम है तो एक बार यहां पर पुट अप हो जाएगा। 6.5 वन टाइम है, देखिए 1 2 6.5 देखिए, और नहीं है जी, तो आपने इसको 2 टाइम्स यहां पर 2 बार्स लगा दी। फिर उसके बाद 7.5 देखिए, 7.5 और आगे चलते जाए 2, तो ये 2 बार्स यहां पर 7.5 की भी लग जाएंगी। उसके बाद 8 देखिए, 8 1 काउंट बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है। 8 जो है वो 1 टाइम्स है तो एक बार लग जाएगी। उसके बाद 8.5 देखिए, 8.5 अगर आप इसको काउंट करते हुए जाएं तो देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 8.5 एक्चुअली हमारे पास डेटा में नहीं था। हमने वही बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया। तो आप जरूर इस चीज को माइंड के अंदर रखें कि कुछ एरर्स जो ह्यूमन एरर्स कहलाते हैं वो यहां पर आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपने किस तरह अपने आप को क्लियर माइंड के साथ अपनी कैलकुलेशंस को रखना है। सो 8.5 को यहां से आप ओमिट कर देंगे। देखिए मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड था इसलिए मार्कर था, मैंने आसानी के साथ उसको रेज कर दिया, लेकिन जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से एक एक नंबर को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है और फिर आपने वहां पर लिखना है। सो 8.5 इज नॉट अवेलेबल इन द डेटा। तो नेक्स्ट बारी है हमारी 9 की। तो देखिए 9 कितनी दफा है, 1 2 3 4, सो 4 लाइंस होगी, 1 2 3 4, ये 4 टेली बार्स लग गई। उसके बाद बारी है 10 की। देखिए 10 कितनी दफा है जी, 1 एंड दैट्स इट। 10.5 1 2 3 4, सो 1 2 3 4। देन उसके बाद 11.5, 11.5 देखिए जी, दिस इज 1, दैट्स इट। देन उसके बाद आप देखिए 11.5 1 है, और उसके बाद 12 देखिए जी, 12 भी 1 टाइम है, 12। अच्छा ये देखिए आपने 11.5 यहां से देखा और ये एक मिसिंग था, सो हम इसको 11.5 के आगे 2 बार्स को पुट अप कर देंगे, ठीक है। सो अब बारी है हमारी 12 की। तो 12 जो है वो 1 टाइम यहां पे था, और उसके बाद ये है 12। ये काटने का मकसद भी यही होता है कि आप अगर वैल्यूज को काटते चले जाएंगे तो हमें अंदाजा होता जाएगा कि ये वैल्यूज जो है वो हमने काउंट कर ली है। सो 12 जो है हमें 2 टाइम्स नजर आया यहां पर, तो 2 बार्स 12 के सामने लिखी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 13। 13 कितने बार आया है जी, 1 2, तो हम, और ये है जी एक और 13 3 टाइम्स है। फिर 14.5
1 and 2, और फिर उसके बाद 16 है और 16 1। सो ये सारे टैली बार्स लगाने के बाद आपने इनकी काउंटिंग करने के बाद इनकी फ्रीक्वेंसी पुटअप करनी है। 1 फर्स्ट, फिर उसके बाद 2 2 1 4 1 4 2 2 3 2 एंड दिस इज 1। अब आप इसको सम कर लें। अगर आप फ्रीक्वेंसी को सम करें तो दैट शुड बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सैंपल मीन्स। जितने भी सैंपल मीन्स है उसके इक्वल आना चाहिए। तो आप जरा काउंट करके देखिए, 1 + 2 3 2 5 6 4 10 11 4 15 2 17 2 19 और 19 और 3 22 23 एंड 25। सो इसका मतलब है कि हमारा सम एक्यूरेट है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने सारे सैंपल मीन्स की वैल्यूज को यहां पर मेंशन कर दिया है, पुटअप कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा है कॉलम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। और प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप जरा गौर से देखिए। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को आप टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 25, ये फर्स्ट आपकी प्रोबेबिलिटी हुई किसकी? 5, यानी 5 जो एक्स बार था उसकी प्रोबेबिलिटी 1/25 आ गई। उसके बाद देखिए 2/25, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। देन उसके बाद देखिए 1/25, देन 4/25, देन उसके बाद देखिए जी 1/25, 4/25, 2/25, फिर उसके बाद 2/25, 3/25, 2/25 एंड फाइनली 1/25। इस तरह आपने हर पर्टिकुलर सैंपल मीन के लिए आपने उसकी कैलकुलेशंस कंप्लीट कर ली। ठीक है जी। सो इस चीज को आपने माइंड के अंदर रखना है कि किस तरह आपने हर पर्टिकुलर सैंपल मीन के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करना है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम्स हैं वो आपके हर क्वेश्चन के अंदर इसी तरह कॉलम्स जनरेट होंगे, वो आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। और वो क्या है जी? नेक्स्ट कॉलम आपका आएगा एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार। ठीक है। और फिर उसके बाद एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार। ये दोनों कॉलम्स आपने कैलकुलेट करने हैं, यानी एक्स बार को पी ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट आपका कॉलम है एक्स बार का और पी ऑफ एक्स बार का आपका कॉलम है थर्ड, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम है। यानी फर्स्ट कॉलम ने फोर्थ कॉलम में अपनी रिस्पेक्टिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है। और ये जो है एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार, ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो याद रखिए कि जो फर्स्ट कॉलम एक्स बार का है इसका स्क्वायर लेंगे, यानी 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स बार, यानी 1/25। यहां एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है कि अगर फर्ज कर लें कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पर मैं बॉटम में लिख रहा हूं 6.5 मल्टीप्लाई बाय 2/25, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करें आपस में, यानी 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 25 से डिवाइड करके उसका पॉइंट्स में आंसर ना लिखें। इस तरह यह होगा कि जब आप डेसिमल्स को कंट्रोल कर लेंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ इसका आंसर मेंटेन कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। सो बेहतर यह है कि न्यूमरेटर्स को आपने सॉल्व करना है, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसको जब डिवाइड करेंगे 25 से तो वो पॉइंट्स में चला जाएगा, जो कि आपने नहीं करना। सो आपने 25 की जो फ्रैक्शन है उसको उसी तरह मेंटेन रखना है। सो मैं भी कैलकुलेटर निकालता हूं, आप अपने कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई कर लें साथ साथ। तो देखिए 5 को मल्टीप्लाई करना है 1/25 से, तो जो आंसर इजीली कैलकुलेट हो सकता है उसको हम करेंगे 5/25। फिर 6.5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 13/25।
देन 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 15/25। उसके बाद 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 8/25। फिर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 36/25। नाउ 10 ones are 10/25। फिर उसके बाद 10.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 10.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज 42/25। देन 11.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 11.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 23/25। Then 12 multiplied by 2 is 24/25. Then 13 multiplied by 3, 39/25. फिर 14.5 multiplied by 2 it is 29/25. और finally 16 multiplied by 1 it is 16/25. अब आपको क्या करना है, इसका सम कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें इसका सम रिक्वायर्ड है। तो सम करने का बड़ा ही आसान तरीका यह है कि आप फ्रैक्शन को मत सॉल्व करें, आप फ्रैक्शन को मत सॉल्व करें, आप क्या करें कि आप न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर लें। क्यों? क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में 25 है, तो एंड में जाकर वो 25 ही रहेगा। सो 5 + 13 + 15 + 8 + 36 + 10 + 42 + 23 + 24 + 39 + 29 + 16। तो आपके पास जो सम आ रहा है, इसको मैं, चूंकि बोर्ड नीचे है, मैं इसको अलग से यहां पर ब्लॉक की सूरत में यहां लिख रहा हूं। आपको याद रखना है कि ये जो ब्लॉक है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम को। क्या मैं हल्का सा सम भी लिख देता हूं ताकि सम की सिग्मा इट इज 260/25, यानी x बार इंटू पी ऑफ x बार का जो कॉलम आपने कैलकुलेट किया है, इस पूरे कॉलम का जो सम निकला है दैट इज 260/25। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम कैलकुलेट करना है, उसमें भी बहुत ध्यान से आपने ख्याल रखना है इस चीज का कि स्क्वायर्स आपने लिखने हैं। 5 का स्क्वायर होना है और उसने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, इट इज 25/25। ठीक है, फिर 6.5 का स्क्वायर, 6.5 का स्क्वायर होगा और उसको मल्टीप्लाई आपने करना है 2 के साथ, तो इट इज 84.5/25। नेक्स्ट 7.5 का स्क्वायर करेंगे, 7.5 स्क्वायर और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ, तो उसका आंसर आ जाएगा 112.5 डिवाइडेड बाय 25। नेक्स्ट है आपके पास 8 का स्क्वायर करेंगे 64 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा 64/25। नेक्स्ट है 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 324/25। नेक्स्ट देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज 100/25। देन 10.5 का स्क्वायर करेंगे और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 के साथ। ये जरा गौर से देखिए, 10.5 है, इसका स्क्वायर करेंगे और इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज 441 डिवाइडेड बाय 25। नाउ 11.5 स्क्वायर करेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2, इट इज 264.5 डिवाइडेड बाय 25। नेक्स्ट है आपके पास 12, इसको पहले स्क्वायर करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 288।
288 डिवाइडेड बाय 25। नेक्स्ट आपके पास 13, इसका स्क्वायर करेंगे 169 और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3 के साथ। इट इज 507 डिवाइडेड बाय 25। नाउ 14.5 स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 420 डिवाइडेड बाय 25। और नेक्स्ट लास्ट है आपके पास 16 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो 256 आ जाएगा, 256 डिवाइडेड बाय 25। सो इस तरह आपका वो भी कॉलम कैलकुलेट हो गया। ठीक है जी, अब इस कॉलम का भी सम निकाल लेंगे और वही बात रिपीट होगी कि आप सिर्फ न्यूमरेटर्स को इसमें ऐड करेंगे। न्यूमरेटर्स को ऐड किस तरह करेंगे, इट इज 25 प्लस 84.5 प्लस 112.5 प्लस 64 प्लस 324 प्लस 100 प्लस 441 प्लस 264.5 प्लस 288 प्लस 507 प्लस 420 प्लस 256। बहुत ध्यान से आपने इसको कैलकुलेट करना है और मैं यहां पर रेड से साइड पर इसका सम लिख रहा हूं। इट इज सिग्मा 2886.5 डिवाइडेड बाय 25। ये आपका सम आ गया किसका, एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हमने कैलकुलेशंस अपनी परफॉर्म कर ली है, सिग्मास कैलकुलेट कर ली है। सिग्मा एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई है, सिग्मा एक्स बार पी ऑफ एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई है। अब हमने अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। पहला रिजल्ट क्या था, मैं यहां पर इसको मेंशन कर रहा हूं, वी हैव टू वेरीफाई। क्या चीज हमने वेरीफाई करनी थी कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, सो म्यू एक्स बार की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली हुई है। अब हम म्यू की तरफ मूव करेंगे। म्यू क्या है, सिग्मा एक्स ओवर कैपिटल एन। सिग्मा एक्स का मतलब यह है कि यहां पर पॉपुलेशन की वैल्यूज को आप ऐड करेंगे, 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 और डिवाइडेड बाय 5, 52 डिवाइडेड बाय 5। और ये आंसर देखिए कि एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है 10.4, यानी जो आपका म्यू एक्स बार था वो आंसर और म्यू का आंसर सेम आ रहा। ठीक है जी, और म्यू एक्स बार क्या चीज है, सिग्मा एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार, सो दैट इज 10.4। ये फर्स्ट आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको जो प्रूव करना था, वी हैव टू वेरीफाई ऑल्सो। क्या चीज, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। तो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का फॉर्मूला क्या है जी, सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार होल स्क्वायर। तो जरा देखिए यहां वैल्यूज को मैं पुटअप कर रहा हूं। सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार आप कैलकुलेट कर चुके हुए, यानी 115.46 माइनस 10.4 स्क्वायर। तो देखिए यहां पर आंसर क्या आएगा, 115.46 माइनस 10.4 स्क्वायर, तो इट इज 7.3
3। ठीक है जी, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है, इसलिए सम भी पॉपुलेशन का होगा और नंबर ऑफ वैल्यूज भी पॉपुलेशन की ही यूज होंगी। सो देखिए 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस, अब देखिए सिग्मा एक्स ओवर एन हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 10.4 का स्क्वायर। तो अब आप पहले लेफ्ट साइड देख लीजिए ये वाली, 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, दिस इज 614 बाय 5 माइनस 10.4 का स्क्वायर। जब आप देखेंगे इट इज 108.16। फाइनली सिग्मा स्क्वायर ओवर एन हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी पहले हम सिग्मा स्क्वायर को वाइंड अप करेंगे, 614 डिवाइडेड बाय 5 और इसमें से माइनस कर देंगे 108.16, तो ये आ गया आपका 14.64। तो अब आप देखिए गौर से, हमने लेफ्ट हैंड साइड इस जो वेरिफिकेशन रिजल्ट के हवाले से मैं देख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड हमने यहां पे निकाल ली है, राइट हैंड साइड में हमने जो सिग्मा स्क्वायर है ये कैलकुलेट किया हुआ है, उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है। अब हमने एक्चुअली क्या कैलकुलेट करना है, राइट हैंड साइड में सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। तो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन में क्या है, इट इज 14.64 डिवाइडेड बाय सैंपल साइज आपके पास 2 था, तो देखिए डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.32। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने जो कैलकुलेशन की वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट करते हैं। जी हमने क्या चीज प्रूव कर लिया, हेंस प्रूफ दैट, क्या चीज प्रूव होगी हमारी कि जो पहला रिजल्ट था आपका म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू दैट इज इक्वल टू 10.4 एंड द सेकंड रिजल्ट सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन दैट इज इक्वल टू 7.3। क्योंकि आपको याद होगा जो ये लेफ्ट साइड थी ये 7.3 आ रही थी यानी 7.30 है, और जो ये राइट साइड वाली थी वो 7.32 था, तो मैंने इसको राउंड ऑफ किया है तो हमारे पास आंसर जो है वो 7.3 आ रहा है। सो यहां पर हमारे पास क्या हुआ है कि दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो वेरीफाई हो गए। याद रखिए कि जब भी वेरिएंस की कैलकुलेशन आप करेंगे तो वेरिएंस की कैलकुलेशन में आफ्टर डेसिमल आपके पास कुछ ना कुछ जो है वो डेफिशिएंसी रह जाएगी। उसकी रीजन ये होती है कि उसमें डेसिमल पॉइंट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मीन है, मीन वाला जो पोर्शन है फर्स्ट वाला म्यू एक्स बार और म्यू वाला, ये एक्यूरेटली आपके पास 100% रिजल्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इसलिए आपने इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। यहां हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं और उम्मीद करता हूं मैं कि आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अपने रिस्पेक्टिव टीचर के साथ जरूर डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।